नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज आप ये देख रहे होंगे जनरल नॉलेज के क्यूज़ लेकर आए हैं, वो भी आपके लिए। क्या है कि जो भी आपके अभी एग्ज़ाम्स है झारखंड में, चाहे उत्पाद सिपाही की एग्ज़ाम हो, JSSC CGL हो, सचिवालय की एग्ज़ाम हो, तो जो भी एग्ज़ाम से अभी डेट तो अभी ऐसे कंफर्म आया नहीं है कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव होती है उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स अवश्य होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज। इसमें भी आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जीके से। जीके में आप झारखंड जीके तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, वो भी सामान्य अध्ययन से, जो है सामान्य ज्ञान से आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उत्पाद सिपाही और JSSC CGL में। तो उस पर आज बात करेंगे और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, आप देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं और आपको इसमें पूरे डिटेल से समझाएंगे कि इसके बारे में क्या है और इसके पूरे डिटेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अगर आपको किसी का भी अगर आंसर आता हो ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ताकि आपको आंसर, आपको जो भी सही लगे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फातिमा बेगम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये जो है भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला थी जो निर्माता और निर्देशक दोनों थी। क्या नाम था? फातिमा बेगम। इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो फातिमा बेगम एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखक थी। उनके अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म निर्देशक माना जाता है। 4 वर्ष में के भीतर उन्होंने कई फिल्मों का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस फातिमा फिल्म्स शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने 1926 में बुलबुल ए परिस्तान का निर्देशन किया। तो ये पॉइंट आपने देखा फातिमा बेगम के बारे में। कुछ एडिशनल पॉइंट को जानते हैं, इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो पहली पिक्चर फिल्म बनाने का सम्मान दादा साहब फाल्के को जाता है। क्लियर। उन्होंने 1913 में पहली स्वदेशी मक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो की पॉइंट आप देख रहे हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एक ही क्वेश्चन से कितने सारे प्रश्न आपको देखने को मिल गए। अगर पूछ दिया जाए कोई भी प्रश्न तो आप एक बार से देख लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो आप इसका सही उत्तर दे पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए, अगर आपको आंसर आता हो ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो किस मौर्य शासक ने, तो आप ये देख रहे होंगे सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्या की पॉइंट है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। आगे है, उन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पहली बार पूरा उत्तर भारत एकत्रित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को सिंहासन त्याग दिया और एक जैन भिक्षुक बन गया। आगे पॉइंट है, वह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए, जहां उनकी मृत्यु सल्लेखना ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्मारक मौजूद है। देखा, ये पॉइंट आपने देखा। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे पॉइंट आपको देखने को मिले। कोई भी प्रश्न आपको पूछ दिया जाए ना जनरल नॉलेज से, तो आप सबका सही उत्तर आप दे पाएँ। बस मेरा यही आप पे भरोसा होना चाहिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2022 में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ये आपसे पूछा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आयशा मलिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका पॉइंट को आप देखिए, की पॉइंट को, कि न्यायाधीश आयशा मलिक ने 24 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने उन्हें शपथ दिलाई। किसे शपथ दिलाई? तो गुलजार अहमद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायाधीश मलिक को मार्च 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वह जब जून 2031 में अपनी सेवा निवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके जनवरी 2030 में पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है। तो ये पॉइंट आपने देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल बेम बेम देवी से संबंधित है। अच्छा ही नाम है, नाम देखिए, बेम बेम देवी। कौन खेल से संबंधित है बताइए। तो आप ये देख रहे होंगे, इन्हीं का नाम है बेम बेम देवी। ठीक है, और ये ओइनम बेम बेम देवी इनका पूरा नाम है, और ये फुटबॉल खिलाड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं बेम बेम देवी, ये फुटबॉल खिलाड़ी है। वह भारत की पहली फुटबॉल टीम में फील्डर के रूप में खेलती है। उन्हें भारत फुटबॉल की दुर्गा भी कहा जाता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो पॉइंट आप देख रहे होंगे बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए। आगे है, उन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। आगे है, उन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। कितना इम्पोर्टेंट है देखिए, यही है बेम बेम देवी। अगले इस प्रश्न को देखिए, काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये की पॉइंट है कि सौराष्ट्र गुजरात का दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जिसमें जूनागढ़, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर आदि जिले शामिल है। आगे है, काठियावाड़ प्रायद्वीप कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। आगे है, यह दक्कन लावा से बना है और कच्छ क्षेत्र में तैरती चट्टानें हैं। गिर रेंज काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। आगे पॉइंट है, काठियावाड़ प्रायद्वीप उभरी तट रेखा का एक उदाहरण है। तेलंगाना, मैसूर और केरल दक्कन के पठार पर स्थित है। ये देख लिया आपने ये पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में ही है। इसके कुछ की पॉइंट को जानते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति संविधान का अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की अपराध के लिए मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है। जहां पॉइंट नंबर 1 सज़ा एक केंद्र कानून के खिलाफ अपराध के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा होती है, तथा तीसरा पॉइंट है, यह मौत की सज़ा है। आगे है, यह क्षमा करने की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। यह कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठते हैं। आगे पॉइंट है, हम यह बता सकते हैं कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग सप्रभु अपने न्यायिक जनादेश के विरुद्ध करता है। तो आपने देख लिया, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 72। आगे है, जनवरी 2022 में कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए
प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार के किस सम्मानित किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा है। जेनेसिस पुरस्कार तो वो है एल्बर्ट, ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्बर्ट बोरला। ठीक है, एल्बर्ट बोरला जो है इनको सम्मानित किया गया था वो भी जेनेसिस पुरस्कार से। इसके बारे में देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। फाइजर जो है कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल्बर्ट बोरला को 19 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 मिलियन का पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। 2021 के विजेता जो है क्या स्टीवन स्पिलबर्ग थे। तो आपने देखा ये पॉइंट को, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्बर्ट बोरला। जी, आप ये देख रहे होंगे, ये है झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये 1500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपये है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 6287729246। इस नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज़ करते हैं, देखिए क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही या JSSC CGL, तो उसमें झारखंड जीके पूछा ही जाता है। 50% रहते हैं झारखंड जीके। अगर आप पेपर 3 में देखोगे उत्पाद सिपाही में, तो 50 प्रश्न आपसे झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। तो झारखंड जीके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिला पाएगा। तो झारखंड जीके आप इसे परचेज़ कर लीजिए, ये आप कर लीजिएगा, इससे बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताइए भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो ये देखिए सही उत्तर तमिलनाडु है। की पॉइंट क्या है, तो भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु लगभग 9000 मेगावाट प्रति वर्ष की आवार्षिक पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। 2018 के अंत में 8631 मेगावाट और 2019 में 9075 मेगावाट उत्पादन दर्ज है। तो आप ये देख रहे होंगे। आगे है बिजली उत्पादन के लिए राज्य की कुल स्थापित क्षमता में से जो है पवन क्षेत्र ने 28.34% का योगदान दिया। तमिलनाडु सरकार ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के महत्व और आवश्यकता को महसूस किया और एक पंजीकृत समाज के रूप में एक अलग संस्था की स्थापना की, जिसे 1985 की शुरुआत में तमिलनाडु ऊर्जा विकास संस्था TEDA कहा गया। तो आपने देख लिया, अगर ये प्रश्न आता है कि पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता का दावा करते हुए तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले में स्थित है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ स्थित है तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी जिले में, जिसमें 200 किलोवाट से लेकर 1650 किलोवाट तक के नई पवन टरबाइन है। ठीक है, ये आपने देखा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि कौन सा वृक्ष जल का प्राकृतिक शोधक है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? यूकोलिप्टस है ना, वृक्ष को जल की प्राकृतिक शोधक माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। यह वृक्ष तेज़ी से बढ़ते हैं और ईंधन और काष्ठ के उत्पादन के लिए बायोमास जमा करते हैं। इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो यूकेलिप्टस, ठीक है, लिप्टस वृक्ष को पर्यावरण में सुधार और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करने के लिए अपशिष्ट जल की सिंचाई का उपयोग करते हैं। ये आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। आगे है, बंगाल विभाजन के बाद
कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन, यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि स्वदेशी आंदोलन पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह आंदोलन खुद को शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं की स्पष्ट नीतियों की पृष्ठभूमि में पाता है, जिन्होंने भारत में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटिश जैसे शासन का विरोध किया लेकिन अंग्रेजी राजशाही में विश्वास किया। तो ये देखा, इस तरीके से आपको और की पॉइंट जानना आवश्यकता आपको ज़रूर है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप इसका सही उत्तर दे पाएँ। ठीक है, आगे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश कैडर के लिए IAS अधिकारी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीता। तो ये बताइए इसका कौन सा अधिकारी ने जीता, उनका नाम आपको बताने हैं। तो इनका नाम आप ये देख रहे होंगे, ये चेहरा इनका देख रहे होंगे, सुहास एलवाई। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका उत्तर। इसके किसकी पॉइंट जानते हैं। तो सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी है और उन्होंने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीता। उन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 स्पर्धा में पदक जीता है। वह पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए। ये देख रहे होंगे, ये IAS अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये संविधान आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज तो संविधान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग ये 20, भाग 20 में टोटल कितने भाग है? तो टोटल भाग है 22। ये 20वां भाग किससे संबंधित है आपसे ये पूछा है। जो संविधान है, क्या संविधान का संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, विविध राजभाषा किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा ये संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, ये टोटल आपके 22 भाग है। ये 22 भाग देख रहे हैं, इसमें अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं। भाग ए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए कि भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। पंचायत किस में है? तो भाग आपके 9 में है। चुनाव किस में है? तो भाग 15 में है। तो इस तरीके से आपका ये भी जानना जरूरी है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, देखिए भाग 20 में संविधान का संशोधन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, बताइए संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है? तो 245 से 263 अनुच्छेद में है और भाग 11 में है। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे इस प्रश्न को देखते हैं। बलुआ पत्थर से बनी सबसे लंबी गुफा क्रैमपुरी किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा है। कौन से राज्य में है क्रैमपुरी गुफा सबसे लंबी? तो ये है आपका मेघालय में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो क्रैमपुरी मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी ज़िले में स्थित है। क्रैमपुरी मेघालय में खोजी गई दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है। आगे पॉइंट है, क्रैमपुरी गुफाओं की खोज 2016 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रैमपुरी की गुफा की लंबाई 24,583 मीटर है। ठीक है, आगे है, गुफा में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं जो 66 से 70 मिलियन विश्व आपका जो मिलियन वर्ष पुराने हैं। देखा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बलुआ पत्थर का बनी लंबी गुफा। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है? कौन सा मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ये पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 2001 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम की स्थापना की। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन के लिए योग्य है, लेकिन इसे प्राप्त नहीं करते हुए इस योजना के अंतर्गत आते प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद बिना किसी लागत के प्रदान करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
अन्नपूर्णा योजना किसके लिए है, किसने लागू किया, किसने योजना शुरू की, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये देखिए, गिरिराज सिंह कौन से मंत्रालय संभालते हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। अमित शाह गृह मंत्रालय, बोले तो होम मिनिस्टर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या संभालते हैं, तो आवास और शहरी मामलों में के मंत्री है। ये मंत्रालय भी आपको जानना जरूरी है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्रालय संभालते हैं, तो वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। ठीक है, अगला ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, बोले तो GFS सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर था, तो ये थे आपके 71वें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुछ की पॉइंट है, 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा GFS सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह खाद्य सामर्थ्य के मामले में पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। आगे है थुलाल। थुलाल डैश राज्य से संबंधित एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है। कौन सा व्यंग्यात्मक नृत्य है, ये आपको बताना है कौन से राज्य का, तो ये है केरल राज्य का। थुलाल कौन से राज्य का ये नृत्य है, तो केरल राज्य का है। थुलाल केरल राज्य के संबंधित एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है। ठीक है, इसके कुछ जानते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो ओटम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक है। प्रदर्शन कला रूप में कुंचन नाम्बियार ने चाक्यार कूथू के विकल्प में रूप में लाया गया। देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए ये वाला, अगर आपसे पूछ दिया जाए ओटम थुलाल केरल का है नृत्य नाटक। ठीक है, एक नृत्य और नाटक दोनों है आपका ओटम थुलाल। और देखिए केरल में कौन कौन सा लोकप्रिय कला और नृत्य रूप है, तो ये एग्जाम में पूछ दिया जाए कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। कुटियाट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। थेयम केरल का, तो ये जानना आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए और इम्पोर्टेंट क्या है, तो हरियाणा का बोलेगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट नृत्य है, तो हरियाणा का है फाग नृत्य, डाफ नृत्य, गुग्गा नृत्य। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का तो बुइया नृत्य, चलो नृत्य, वांचो नृत्य, पासी कोंगकी। और गोवा का दशावतार, धनगर नृत्य, देखने नृत्य, फुगड़ी नृत्य। तो ये सब हर एक स्टेट का अलग अलग नृत्य है और ये सब फेमस नृत्य है। आपको ये सब नृत्य भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने देख लिया इस तरीके से जो प्रश्न आपको मिला। ठीक है, अगर आप झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज जो मैंने बताया वो अगर आपने परचेज नहीं किया है तो परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और दाम ज़्यादा है भी नहीं, मात्र 99 रुपया प्राइस है। 1500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस का आपको टेस्ट मिल रहा है। अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।